आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद पूनिया सर पे आपका हार्दिक स्वागत है। हमने एक चैप्टर शुरू किया था ट्रांसफॉर्मर, उसकी एक क्लास हमने कर ली है। आज हमारी क्लास नंबर 2 है ट्रांसफॉर्मर की। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो हमने क्या करना है, ध्यान से उसको पढ़ना है। तो हमारा चैप्टर था ट्रांसफॉर्मर, जिसको हम क्या बोलते हैं, परिणाम मित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिणाम मित्र। क्या बोलते हैं? परिणाम मित्र ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर हमने पढ़ा था। ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, एक लेवल की वोल्टेज को दूसरे लेवल की वोल्टेज में बदलता है बिना आवृत्ति और पावर को चेंज किए। तो यह कम वोल्टेज को ज्यादा करता है और ज्यादा वोल्टेज को क्या करता है, कम करता है। और यह केवल क्या करता है, एसी के ऊपर ही कार्य करता है। किसके ऊपर कार्य करता है? एसी के ऊपर। आज का हमारा टॉपिक है, यदि ट्रांसफॉर्मर को डीसी सप्लाई दे दी जाए तो क्या होगा। यदि यदि ट्रांसफॉर्मर को डीसी सप्लाई प्रदान की जाए, क्या यदि ट्रांसफॉर्मर को डीसी सप्लाई प्रदान की जाए तो क्या होगा। तो हमने ये पढ़ना भी है। यदि हमने ट्रांसफॉर्मर को क्या दे दिया है, डीसी सप्लाई दे दी है। कौन सी सप्लाई दे दी है? डीसी सप्लाई दे दी है ट्रांसफॉर्मर को, तो क्या होगा, डीसी सप्लाई। और डीसी की जो हमारी आवृत्ति होती है वो कितनी होती है, आवृत्ति होती है हमारी 0 Hz। कितनी होती है? डीसी की जो आवृत्ति होती है वो 0 Hz होती है। तो जो ट्रांसफॉर्मर होता है हमारा, उसके अंदर हमारा क्या होता है, प्रेरणीय प्रतिघात होता है। जो ट्रांसफॉर्मर की क्या होती है, कोइल, ट्रांसफॉर्मर कॉइल। तो ट्रांसफॉर्मर कॉइल के अंदर हमारा क्या होता है भाई, एक्सएल होता है। क्या होता है? एक्सएल, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेरणीय प्रतिघात। क्या बोलते हैं? प्रेरणीय प्रतिघात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेरणीय प्रतिघात। और इसका मात्रक क्या होता है, प्रेरणीय प्रतिघात का मात्रक हमारा क्या होता है, तो मात्रक होता है इसका हमारा ओहम। क्या होता है? प्रेरणीय प्रतिघात का हमारा मात्रक क्या होता है, ओहम होता है। और ये ट्रांसफॉर्मर की कोइल के अंदर होता है। तो हमने पढ़ा था एक्स एल बराबर हमारा क्या होता है, तो एक्स एल बराबर में हमारा होता है 2 पाई एफ एल। क्या होता है? 2 पाई एफ एल होता है। ये हमारा क्या होता है, प्रेरणीय प्रतिघात होता है। अब क्या हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मर में हमने डीसी प्रदान किया है, तो डीसी की हमारी आवृत्ति कितनी है, तो यहाँ पे एल हमारा क्या है, तो एल का मतलब होता है हमारा प्रेरक। क्या ये एल का मतलब हमारा क्या है, प्रेरक है। और ये एफ हमारी क्या है, आवृत्ति है। ये एफ हमारी क्या है, आवृत्ति है। एफ हमारी क्या है, आवृत्ति है। तो एक्स एल बराबर हम क्या रखेंगे, अगर एक्स एल बराबर हमारा क्या हो जाए भाई 2 पाई, और एफ की वैल्यू हमारी कितनी है, 0 है, और गुणा में एल। तो एक्स एल बराबर में हमारा क्या हो जाएगा, पूरा समीकरण का हमारा क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम पढ़ रहे थे ट्रांसफॉर्मर को यदि डीसी सप्लाई प्रदान की जाए तो क्या होगा। तो हमारे जो डीसी सप्लाई होती है, डीसी सप्लाई की आवृत्ति कितनी होती है, 0 Hz होती है। क्या होती है, 0 Hz होती है। जो हमारे ट्रांसफॉर्मर की जो कॉइल या वाइंडिंग की जाती है, उसके अंदर क्या होता है, प्रेरणीय प्रतिघात होता है। क्या होता है, प्रेरणीय प्रतिघात होता है, जिसको हम किससे लिखते हैं, एक्सएल से, प्रेरणीय प्रतिघात। और प्रेरणीय प्रतिघात का मात्रक क्या होता है हमारा, प्रेरणीय प्रतिघात का मात्रक होता है हमारा ओहम। तो एक्स एल बराबर हमने पढ़ा था भाई, क्या होता है, प्रेरणीय प्रतिघात बराबर होता है हमारा 2 पाई एफ एल। तो यहाँ पे एल हमारा क्या है, प्रेरक है, और एफ हमारी यहाँ पे क्या है, आवर्ती है। तो एक्स एल की वैल्यू हमने रखी 2 पाई, तो कॉमन है। उसके बाद आवर्ती की हमने वैल्यू रखी 0 गुणा में एल। तो ये सारा हमारा क्या होगा, समीकरण 0 हो गया। तो एक्स एल का मान हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया भाई, क्वाइल के अंदर, क्वाइल के अंदर प्रतिबाधा, प्रतिबाधा क्या हुई, 0 हुई।
क्योंकि एक्सएल का मात्रक क्या है, ओम है। तो प्रतिबाधा का मान क्या हो गया, शून्य हो गया। अगर ओम की वैल्यू शून्य आ गई, किसकी, प्रतिबाधा की वैल्यू कितनी आ गई है, शून्य आ गई है। तो अगर इसकी वैल्यू शून्य आ गई तो धारा का मान क्या हो जाएगा, तो धारा का मान अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धारा का मान अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धारा का मान अनंत हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या तुम्हारे, तो धारा का मान हमारा क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। इसलिए ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर, ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर, ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर अत्यधिक अत्यधिक धारा का प्रवाह होगा। क्या होगा, अत्यधिक धारा का प्रवाह होगा, जिसके कारण प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी। तो तभी अगर हमने ट्रांसफार्मर को क्या दे दिया है, डीसी सप्लाई दे दी है, तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग क्या हो जाएगी, जल जाएगी। क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर प्रतिरोध का मान शून्य होने के कारण उसके अंदर क्या होगी, अत्यधिक धारा प्रवाहित होगी। तो भाई यदि ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई प्रदान की जाए तो क्या हो जाएगा, डीसी की आवृत्ति कितनी होती है हमारी, 0 Hz होती है। तो ट्रांसफार्मर की हमारी कोयल होती है, उसके अंदर क्या होता है भाई, प्रेरणीय प्रतिघात होता है। और प्रेरणीय प्रतिघात का मात्रक क्या होता है हमारा, ओम होता है। तो हमारा एक्सएल बराबर क्या होता है भाई, 2πfl होता है। तो हमारे यहाँ पे आवृत्ति की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 0 थी। इसलिए हमारा एक्सएल का मान भी क्या हो गया भाई, शून्य हो गया। अगर क्वाइल के अंदर प्रतिबाधा क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो शून्य हो जाएगी तो धारा का मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर अत्यधिक धारा का प्रवाह होगा, जिसके कारण प्राइमरी वाइंडिंग क्या हो जाएगी, जल जाएगी। क्या हो जाएगी, प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी। एक होता हमारा भाई ट्रांसफार्मर रेशो, क्या भाई, ट्रांसफार्मर रेशो। तो ट्रांसफार्मर रेशो हमारा क्या होता है भाई, एनएस बटे एनपी बराबर में ईएस बटे ईपी बराबर में आईपी बटे आईएस बराबर में अंडर द रूट जेड एस बटे जेड पी। ये हमारा क्या होता है भाई, ट्रांसफार्मर रेशो होता है। इसके ऊपर काफी क्वेश्चन बनेंगे हमारे, तो ये हमारा क्या भाई, काफी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा क्या भाई, ट्रांसफार्मर रेशो है। एनएस क्या भाई, सेकेंडरी में चक्कर, एनपी क्या भाई, प्राइमरी में चक्कर है, ईएस क्या भाई, सेकेंडरी में वोल्टेज, ईपी क्या भाई, प्राइमरी में वोल्टेज, आईपी क्या भाई, प्राइमरी में धारा, आईएस क्या भाई, सेकेंडरी में धारा, और अंडर द रूट जेड एस क्या भाई, सेकेंडरी में प्रतिबाधा, और जेड पी हमारा क्या भाई, प्राइमरी के अंदर है प्रतिबाधा। तो यहां से हम एक क्वेश्चन करते हैं। तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, यदि स्रोत प्रतिरोध क्या है, यदि स्रोत प्रतिरोध का मान 16 ओम है, 16 ओम है, तथा वह 256 ओम लोड प्रतिरोध से जुड़ा है, लोड प्रतिरोध से जुड़ा है, तो
ट्रांसफॉर्मर रेशो क्या होगा? ट्रांसफॉर्मर रेशो क्या होगा? इक्वेशन दिया हो हमें, ये कह रहा है यदि स्रोत प्रतिरोध का मान 16 ओम है तथा वह 256 ओम लोड के प्रतिरोध से जुड़ा है तो ट्रांसफॉर्मर रेशो क्या होगा? तो ट्रांसफॉर्मर रेशो हमारा क्या होता है? तो ट्रांसफॉर्मर रेशो होता है हमारा भाई के बराबर में अंडर द रूट जेड एस बाय जेड पी। ये हमारा क्या भाई? सेकेंडरी की प्रतिबाधा किसकी है? सेकेंडरी की प्रतिबाधा किसकी हमारी? ये सेकेंडरी की प्रतिबाधा है। ये हमारी किसकी भाई? सेकेंडरी की प्रतिबाधा है। ये हमारी किसकी भाई? प्राइमरी की प्रतिबाधा, प्राइमरी की प्रतिबाधा। और ये के हमारा क्या है? के हमारा क्या भाई? ट्रांसफॉर्मर रेशो। क्या ये? ट्रांसफॉर्मर रेशो। तो इसको हम सोल्व करते हैं तो हमें वैल्यू दी हुई, स्रोत का मतलब भाई प्राइमरी और लोड का मतलब क्या होता है? सेकेंडरी। तो के बराबर हमारा क्या हो जाएगा? तो के बराबर हमारा हो जाएगा भाई लोड प्रतिरोध हमें कितना दिया हुआ है? अंडर द रूट 256 और स्रोत प्रतिरोध कितना दिया हुआ है? 16। कितना दिया हुआ है? 16। तो इसको काटें तो हमारा क्या हो जाएगा भाई? के बराबर में 256 को काटेंगे, एक कितने बच गए? 9, 96, 16 छके 96, तो कितना गया भाई? 16। तो ये हमारा आया भाई के बराबर अंडर द रूट 16। जब इसका सॉल्यूशन करें तो के बराबर हमारा क्या आ जाएगा? तो के बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 4। तो ट्रांसफॉर्मर रेशो हमारा क्या होगा भाई? 4 हो गया। तो इसलिए हमारा ट्रांसफॉर्मर क्या है? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। कौन सा है? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। ये तो हमें दिया हुआ था भाई स्रोत प्रतिरोध दिया हुआ था 16 और लोड प्रतिरोध दिया हुआ था 256। तो हमसे क्या पूछ रखा भाई? ट्रांसफॉर्मर रेशो पूछ रखा था। इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं हम। ट्रांसफॉर्मर रेशो में दिया हुआ है 20। कितना दिया हुआ है? ट्रांसफॉर्मर रेशो में दिया हुआ है 20। कितना दिया है? ट्रांसफॉर्मर रेशो में दिया हुआ है 20। और प्राइमरी वाइंडिंग में विभव का मान, प्राइमरी में विभव, प्राइमरी में विभव दिया हुआ हमें 15 वोल्ट। तो सेकेंडरी विभव पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है? सेकेंडरी विभव। क्या पूछ रहा है? सेकेंडरी में विभव कितना होगा? क्या पूछ रहा है हमसे? सेकेंडरी में विभव पूछ रखा हमसे कितना होगा। तो यहां हम सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं तो वही सॉल्यूशन में क्या भाई? के बराबर हमारा क्या होता है? तो के बराबर होता है हमारा भाई ई एस बटे ईपी। यह क्या होता है भाई? आईपी बटे आई एस। यह हमारा क्या होता है? एनएस बटे एनपी। यह क्या होता है? अंडर द रूट जेड एस बटे जेड पी। तो यहां पे हमें क्या दिया हुआ है? तो यहां पे हमें क्या दिया हुआ है? के का मान हमें दिया हुआ है, के का मान हमें कितना दिया हुआ है? 20। और क्या दिया हुआ हमें? प्राइमरी विभव। ईपी का मान हमें दिया हुआ कितना? ईपी बराबर हमें दिया हुआ है 15। और ईएस हमसे क्या पूछ रहा है? पूछ रखा है ईएस का मान कितना होगा। तो यहां से हम इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन करें तो भाई के बराबर क्या होता है हमारा? तो के बराबर हमारा हो गया ईएस बटे ईपी। के का मान हमें दिया हुआ कितना? 20 दिया हुआ। कितना? 20 बराबर में ईएस का मान हमसे पूछा है सेकेंडरी में वोल्टेज और ईपी का मान हमें दिया हुआ है 15। तो ईएस बराबर हमारा क्या हो जाएगा भाई? ईएस बराबर हो जाएगा हमारा 20 गुणा में 15। तो ईएस का मान हमारा कितना आ गया? तो ईएस का मान आ गया हमारा 15 दूनी 30। तो कितना आ गया? 300 वोल्टेज। कितनी आ गई? 300 वोल्टेज आ गई हमारी। कितनी आ गई है? 300 वोल्टेज आ गई है।
कितनी आ गई है, 300 वोल्टेज आ गई है। एक क्वेश्चन और करते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न, क्या दी हुई हमें, प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न कितनी दी हमें, प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न दी हुई हमें 20, कितनी दे रखी है 20। फिर देखा हमें सेकेंडरी में टर्न, फिर क्या दे रखा भाई, सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न दे रखी है हमें 5, कितनी दे रखी है 5। स्रोत प्रतिरोध का मान ज्ञात करना, हमने क्या करना है, स्रोत प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। स्रोत प्रतिरोध क्या करना, हमने ज्ञात करना है। और लोड प्रतिरोध का मान हमें दिया हुआ है 40। लोड प्रतिरोध कितना दिया हुआ है, लोड प्रतिरोध का मान दिया हुआ है 40, कितना दिया हुआ है, लोड प्रतिरोध का मान दिया हमें 40। तो हमने क्या करना है, तो हमसे पूछ रहा है भाई लोड प्रतिरोध 40 दे रखा है, स्रोत प्रतिरोध दे रखा है, इसका मान हमने क्या करना है, निकालना है। यहां से हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो हमारा क्या होता है, सॉल्यूशन हम क्या लिखेंगे, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे हम NS बटे NP बराबर में अंडर द रूट ZS बटे ZP। NS का मान हमें कितना दिया हुआ है, तो NS का मान हमें दिया हुआ है 5, कितना दिया हुआ है 5, कितना दिया हुआ है 5। और NP का मान हमें दिया हुआ कितना 20 बराबर में अंडर द रूट ZS का मान हमने क्या करना है, निकालना है। ZP का मान हमें दिया हुआ है 40, कितना दिया हुआ है 40। इसको काटेंगे, कितने पे कट गया 4 पे, कितने पे कट गया 4 पे। तो ये आ गया हमारा 1/4 बराबर में अंडर द रूट ZS बटे 40। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे, एक का वर्ग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, एक का वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 4 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा ZS बटे 40, क्या हो जाएगा ZS बटे 40। गलत लिख दिया हमने, ये हमारा क्या दिया हुआ था, लोड प्रतिरोध हमें 40 दिया हुआ था, कितना दिया था, ZP हमने क्या करना था, निकालना था। क्या करना था, ZP हमने यहां पे निकालना था, क्या करना था, लोड प्रतिरोध तो हमें दिया हुआ था, हमें क्या निकालना था, Z निकालना था, क्या निकालना था, ZP निकालना था हमने। लोड प्रतिरोध तो हमें दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, लोड प्रतिरोध दे रखा था हमें 40, ZS का मान हमें 40 दिया हुआ था। तो हमारा क्या हो जाएगा, ZP हमने निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ZP बराबर में 40 गुणा में 16। तो ZP हमारा क्या आ जाएगा, तो ZP आ जाएगा हमारा 16 चौके 64, तो 640 ओम, कितना आ जाएगा 640 ओम आ जाएगा। तो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न है 20, सेकेंडरी में टर्न कितनी है 5, स्रोत प्रतिरोध का मान हमसे पूछ रखा था, लोड प्रतिरोध हमें दिया हुआ था 40। तो हमारा सॉल्यूशन क्या होता है, NS बटे NP बराबर में अंडर द रूट ZS बाय ZP। NS का मान 5 दिया हुआ था, NP का मान 20 दिया हुआ था, बराबर में ZS का मान 40 दिया हुआ था, और ZP हमने क्या करना था, बताना था। जब इसको काटा तो कितना आ गया 4, 1/4
बराबर में 4/ZP। तो हमने क्या किया भी दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे एक का वर्ग क्या होता है, एक ही होता है, और 4 का कितना हो गया 16। ये यहाँ से बाहर आ गया 40 और ZP का हमने क्या कर लिया यहाँ से मान निकाल लिया, जो कितना 16 चौके 64 640 ओम हमारा क्या आ गया भाई ये मान आ गया इसका। यहाँ पे नोट करके लिख लेना आपने, नोट आदर्श ट्रांसफॉर्मर में आदर्श परिणामित्र में आदर्श परिणामित्र में पावर नियत रहती है। क्या आदर्श परिणामित्र में पावर क्या रहती है, नियत रहती, क्या रहती है, पावर नियत रहती है। अब बढ़ते हुए अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मर में हानियां। क्या पढ़ेंगे, परिणामित्र में हानियां। तो परिणामित्र में होने वाली हानियां हमारी कौन कौन सी होती है, तो परिणामित्र के अंदर हमारी कितनी हानियां होती है, 2 हानि होती है। एक तो होती है लोहा हानि, कौन सी होती है, लोहा हानि, और दूसरी होती है हमारी तांबा हानि, कौन सी होती है, तांबा हानि। तो इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तांबा हानि कौन सी होती है, लोहा को क्या कहते हैं हम, आयरन लॉस, और तांबा को क्या कहते हैं, कॉपर लॉस। तो इसके बारे में पढ़ेंगे भाई, लोहा हानि कौन सी होती है और तांबा हानि कौन सी होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाई लोहा हानि हमारी कौन सी होती है। तो हेडिंग हमारी है लोहा हानि, लोहा हानि। इसको और हम क्या कहते हैं, इसे स्थिर हानि भी कहते हैं, स्थिर हानि भी कहते हैं। और क्या कहते हैं, कोर या चुंबकीय हानि भी कहते हैं, चुंबकीय हानि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, और इसे स्थिर हानि भी कहते हैं, इसे कोर हानि या चुंबकीय हानि भी कहते हैं। और क्या होता है इसके अंदर, कोर के निर्माण के लिए, कोर के निर्माण के लिए लोहे का प्रयोग किया जाता है, लोहे का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया है, लोहे का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यह हानि होती है, इसलिए यह हानि होती है। कोर के निर्माण के लिए CrGO का प्रयोग होना चाहिए, का प्रयोग करना चाहिए। किसका, CrGO। तो CrGO हमारा क्या होता है, CrGO कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड
तो इसका प्रयोग हमने क्या करना चाहिए भाई, कोर का निर्माण करने के लिए जो सबसे बढ़िया सामग्री है, सबसे बढ़िया कोर है, जिसके अंदर क्या होती है भाई, लोहानी बिल्कुल कम होती है, सबसे बढ़िया कोर है। तो हमने किसका प्रयोग करना चाहिए, सीआरजीओ का प्रयोग करना चाहिए कोर के निर्माण के लिए, क्योंकि यह सबसे बढ़िया और इसके अंदर क्या होती है, लोहानी कम होती है। या क्या करना चाहिए हमने, दूसरा और किसका प्रयोग कर सकते हैं हम, सिलिकॉन की स्टील की पत्तियों को लैमिनेशन करके। और किसका प्रयोग करते हैं, सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को लैमिनेशन करके कोर का निर्माण किया जाता है। क्या किया जाता है, कोर का निर्माण किया जाता है। क्या किया जाता है भाई, सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को लैमिनेशन करके कोर का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। और क्या होता है, यह आवर्ती व वोल्टेज पर निर्भर है। इसमें फुल लोड धारा का 2% से 5% तक होता है। क्या होता है भाई, 2% से 5% होता है पूर्ण लोड का। यह दो प्रकार की होती है, यह दो प्रकार की है। तो यदि हमारी भाई ट्रांसफार्मर के अंदर कौन कौन सी हानियां होती है, तो ट्रांसफार्मर के अंदर हमारी दो हानियां होती है, लोहा हानि और तांबा हानि। तो शुरू में हम पढ़ रहे भाई, लोहा हानि हमारी क्या होती है, इसे हम क्या कहते हैं, स्थिर हानि भी कहते हैं, या क्या कहते हैं भाई, कोर या चुंबकीय हानि भी कहते हैं। कोर के निर्माण के लिए लोहे का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यह हानि होती है। कोर के निर्माण के लिए सीआरजीओ का प्रयोग करना चाहिए। सीआरजीओ हमारा क्या होता है, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। यह क्या भी सबसे बढ़िया सामग्री है कोर का निर्माण करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, लोहा हानि बिल्कुल कम होती है। या हम किसका करते हैं, सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को लैमिनेशन करके कोर का निर्माण करते हैं, जिससे भी हमारी क्या होती है, लोहा हानि कम होती है। पूछा जाता है भाई हानि किस पे निर्भर करती है, तो यह हानि हमारी आवर्ती व वोल्टेज पे क्या करती है, निर्भर करती है। इसमें फुल लोड धारा का 2 से 5% तक होता है। और यह हमारी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। अब हम पढ़ते भाई 2 प्रकार हमारे कौन कौन से, तो एक तो होती है हमारी शिथिला हानि और दूसरी होती है हमारी भंवर धारा हानि। तो पहली हमारी कौन सी है, तो पहली हमारी है शिथिल हानि। कौन सी है, शिथिल हानि, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेरिसिस लॉस। क्या बोलते हैं, स्टेरिसिस लॉस। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे भाई क्या होता है स्टेरिसिस लॉस के अंदर है। तो हमारी क्या होती है भाई, जब हम कोर में क्या करते हैं, जो वाइंडिंग करते हैं, क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारा प्रत्यावर्तित प्रकार का फ्लक्स बनता है। क्या बनता है, प्रत्यावर्तित धारा देते हैं, और प्रत्यावर्तित धारा देने के कारण उसमें क्या होता है भाई, प्रत्यावर्तित प्रकार का फ्लक्स बनता है। क्या होता है भाई, प्रत्यावर्तित प्रकार की प्रत्यावर्तित प्रकार की प्रत्यावर्तित प्रकार की धारा के कारण प्रत्यावर्तित प्रकार का
प्रत्यावर्तित प्रकार का चुंबकीय फ्लक्स बनता है। क्या बनता है? चुंबकीय फ्लक्स बनता है। क्या बनता है? प्रत्यावर्तित प्रकार का फ्लक्स बनता है। इस प्रत्यावर्तित फ्लक्स के कारण फ्लक्स के कारण कोर में चुंबकीय कोर क्या तभी कोर में चुंबकीय तथा विचुंबकीय गुण बार बार आते हैं। क्या होते हैं? बार बार आते हैं। क्या होता है भाई? जो हमारी क्या होती है, मैं कोर को जब प्रत्यावर्तित प्रकार की धारा देते हैं तो प्रत्यावर्तित प्रकार का चुंबकीय फ्लक्स बनता है। इस प्रत्यावर्तित फ्लक्स के कारण कोर में चुंबकीय तथा विचुंबकीय गुण बार बार आते हैं, जिसके कारण यह हानि होती है। जिसके कारण क्या होती है? हानि होती है। इसको और क्या बोलते हैं? इसे मंदायन हानि भी कहते हैं। इसे मंदायन हानि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदायन हानि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदायन हानि भी कहते हैं। तो ये थी हमारी क्या भाई? हिस्टैरिसीस हानि। तो हमारा क्या होता भाई? क्या होता है? नीटा BM 1.6 FV। ये क्या है? ये हानि हमारी है इन चीजों के ऊपर क्या करती है? हमारी निर्भर करती है। क्या करती है? इनके ऊपर हमारी क्या करती है? निर्भर करती है। नीटा BM 1.6 FV। तो यहां पे हम लिख लेते हैं नीटा हमारा क्या होता है? हिस्टैरिसीस नियतांक। क्या होता है? हिस्टैरिसीस नियतांक। एफ हमारी क्या होती है? एफ हमारी होती है आवर्ती। एफ हमारी क्या होती है? आवर्ती। BM हमारा क्या होता है भाई? अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। और हमारा V क्या होता है भाई? क्रोड का आयतन। क्रोड का आयतन। ये क्या होती है भाई हमारी? यह नहीं होती कौन सी? सेथिला नहीं। तो यह क्या होती है? प्रत्यावर्ती प्रकार की धारा के कारण प्रत्यावर्ती प्रकार का चुंबकीय फ्लक्स बनता है। और इस प्रत्यावर्ती फ्लक्स के कारण हमारे क्या होता है? कोर में बार बार चुंबकीय तथा विचुंबकीय गुण आते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं? मंदायन हानि भी कहते हैं। तो WH बराबर हमारा क्या होता है भाई? WH बराबर होता है नीटा BM 1.6 FV। तो नीटा हमारा क्या होता है? हिस्टैरिसीस नियतांक होता है। एफ हमारी क्या होती है? आवर्ती होती है। BM हमारा क्या होता है? अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है। और V क्या होता है? हमारा क्रोड होता है। अब पूछा था इस हानि को हम कैसे कम कर सकते हैं? इस हानि को कम करने के लिए हम सिलिकॉन इस्पात का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? इस हानि को कम करने के लिए हमें सिलिकॉन इस्पात का प्रयोग करते हैं। इस हानि को पूछा जाता भाई, इस हानि को कम करने के लिए सिलिकॉन इस्पात का प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन इस्पात का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? सिलिकॉन इस्पात का प्रयोग किया जाता है। फिर पूछा जाता है भाई सिलिकॉन की मात्रा कितनी होती है?
तो जो सिलिकॉन की मात्रा होती है हमारी वो कितनी होती है? 3.8 से 4.6% तक हम क्या करते हैं? सिलिकॉन की क्या करते हैं? मात्रा मिलाते क्या करते हैं? 3.8% से 4.6% तक क्या करते हैं? सिलिकॉन की मात्रा मिलाते हैं। या क्या करते हैं भाई? CrGO का प्रयोग करके, CrGO का प्रयोग। तो CrGO हमारा क्या होता है? तो CrGO होता है भाई हमारा कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। CrGO का प्रयोग करके इस हानि को कम किया जाता है, हानि को कम किया जाता है। ये थी हमारी पहली हानि। लौह हानि के अंदर पहली हमारी हानि कौन सी होती है? सेथिला हानि, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई? स्टेरिसिस हानि। अब दूसरी हानि हमारी होती है भंवरधारा हानि, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई? एडी करंट। दूसरी हमारी कौन सी है? तो दूसरी हमारी है भंवरधारा, भंवरधारा हानि। और भंवरधारा हानि को हम क्या बोलते हैं? एडी करंट लॉस। क्या बोलते हैं? एडी करंट लॉस। क्या बोलते हैं? एडी करंट लॉस। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे भाई हमारा एडी करंट लॉस क्या होता है। तो इसमें भी सेम चीज होती है, इसको भी हम क्या करते हैं? कोर को प्रत्यावर्तित प्रकार की धारा देते हैं। क्या करते हैं? प्रत्यावर्तित प्रकार की धारा के कारण, प्रत्यावर्तित प्रत्यावर्तित प्रकार की धारा के कारण, धारा के कारण प्रत्यावर्तित प्रत्यावर्तित प्रकार के फ्लक्स का, फ्लक्स का निर्माण होता है, जिसके कारण भंवरधारा, भंवरधारा का मान बढ़ जाता है। और तापमान में वृद्धि होती है, तापमान में वृद्धि होती है, जिसके कारण यह हानि होती है, जिसके कारण यह हानि होती है। ये हमारी कौन सी भाई? भंवरधारा हानि या एडी करंट लॉस है। तो क्या भाई? प्रत्यावर्तित प्रकार के धारा देने के कारण प्रत्यावर्तित प्रकार के फ्लक्स का निर्माण होता है। क्या होता है? प्रत्यावर्तित प्रकार के फ्लक्स का निर्माण होता है, जिसके कारण भंवरधारा का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और जिससे क्या होता है? तापमान में वृद्धि हो जाती है, तापमान में वृद्धि होती है, और जिसके कारण यह क्या होती है? हानि होती है। इस हानि को कम करने के लिए, इस हानि को कम करने के लिए वार्निश युक्त, वार्निश युक्त लैमिनेशन पत्तियों का, पत्तियों का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? लैमिनेशन, वार्निश युक्त लैमिनेशन पत्तियों का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। तो ये हमारी क्या होती है? तो ये होती है हमारी PM स्क्वायर
टी स्केयर और एफ स्केयर। ये हमारी क्या होती है, आनी होती है भाई के ई बी एम स्केयर, टी स्केयर और एफ स्केयर। तो ये हमारी क्या होती है, ये होती है हमारी भंवर धारा आनी, एडी करंट लॉस। तो लिख लेते हैं भाई इनका, कौन सी क्या क्या चीज होती है हमारी। के ये हमारा क्या भाई, भंवर धारा, भंवर धारा नेतांक, क्या है, भंवर धारा नेतांक। टी हमारी क्या है, टी स्के, टी हमारा क्या भाई, पत्तियों की मोटाई, पत्तियों की मोटाई। और एफ हमारा क्या है, तो एफ हमारा है आवर्ती, एफ हमारी क्या है, आवर्ती है। पीएम हमारा क्या है, अधिकतम, अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, क्या है, अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। फिर पूछा जाता है इन पत्तियों की मोटाई कितनी होती है, तो पत्तियों की मोटाई, पत्तियों की मोटाई 0.35 mm से 0.5 mm, कितनी होती है, पत्तियों की मोटाई 0.35 mm से 0.5 mm। अगर पूछे भाई एग्जैक्ट, एग्जैक्ट पूछे तो हमारी कितनी होती है भाई, 0.5 mm। पत्तियों की मोटाई कितनी होती है, 0.5। अगर एग्जैक्ट पूछे, अगर इसमें डाटा दिया हुई 0.35 mm से 0.5 mm तक हमारी क्या होती है, पत्तियों की मोटाई होती है, कितनी होती है, 0.5 mm तक हमारी क्या होती है पत्तियों की मोटाई। ये हमारी क्या थी, ये हमारी थी भाई भंवर धारा आनी। प्रत्यावर्तित प्रकार की धारा के कारण प्रत्यावर्तित प्रकार का फ्लक्स का निर्माण होता है। प्रत्यावर्तित धारा हमारी कौन सी होती है, एसी। कौन सी धारा, एसी धारा हमारी क्या होती है, प्रत्यावर्तित प्रकार की होती है। उसके कारण क्या होता है भाई, प्रत्यावर्तित प्रकार के फ्लक्स का निर्माण होता है, जिसके कारण क्या होता है भाई, भंवर धारा का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती है, जिसके कारण यह हानि होती है। इस हानि को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, वार्निश युक्त लैमिनेशन पत्तियों का प्रयोग करते हैं। तो हमारी भाई भंवर धारा हानि बराबर क्या होता है भाई, के ई बी एम स्केयर, टी स्केयर और एफ स्केयर, ये होती है भाई। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में भाई, भंवर धारा हानि क्या होती है। तो के ई हमारा क्या होता है, भंवर धारा नेतांक होता है। टी हमारी क्या होती है, पत्तियों की मोटाई होती है। एफ हमारी क्या होती है, आवर्ती होती है। बीएम हमारी क्या होती है, अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है। फिर पूछा जाता है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पत्तियों की मोटाई। तो पत्तियों की मोटाई क्या होती है भाई, पत्तियों की मोटाई होती है 0.35 mm से लेकर 0.5 mm तक। अगर एग्जैक्ट पूछे तो हमारी क्या होती है, 0.5 mm। अगला हमारा अभी दूसरी हमारी जो आनी है वो हमारी है तांबा आनी। कौन सी है, तांबा आनी। कौन सी है, तांबा आनी। तांबा आनी को हम क्या बोलते हैं, कॉपर लॉस। क्या बोलते हैं, कॉपर लॉस। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे भाई, हमारा कॉपर लॉस क्या होता है। तो यह हानि क्या होती है भाई, यह हानि लोड के ऊपर क्या करती है, निर्भर करती है। क्या करती है, यह हानि क्या करती है, लोड के ऊपर निर्भर होती है। क्या होती है, यह अस्थिर हानि है, यह अस्थिर हानि है। दो हानि में हमने क्या लिखा था भाई, स्थिर हानि है या नियत हानि, यह अस्थिर हानि है। यह लोड पर निर्भर करती है, यह लोड पर निर्भर करती है, यह लोड पर निर्भर करती है। और क्या होता है, प्राइमरी तथा
सेकेंडरी वाइंडिंग तांबे से निर्मित होती है, तांबे से निर्मित होती है, जिसके कारण यह हानि होती है, जिसके कारण यह हानि होती है। क्या होती है भाई? प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होती है? तांबे से निर्मित होती है, जिसके कारण यह क्या होती है? हमारी हानि होती है। तो और क्या होता है भाई? यह हानि लोड के साथ परिवर्तित होती है। क्या होती है? यह हानि लोड के साथ परिवर्तित होती है। ताम्र हानि लोड के वर्ग के समानुपाती है। क्या है? ताम्र हानि लोड के वर्ग के समानुपाती है। तो ये क्या हो जाएगी भाई? पीयू है हमारी कॉपर हानि। क्या भाई? पीसीयू क्या भाई? कॉपर हानि। क्या है? कॉपर हानि। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? आई स्क्वायर एल के क्या भाई? समानुपाती है। तो कैसे होती है? तो लिखा है भाई, यदि पूर्ण लोड पर ताम्र हानि क्या है? यदि पूर्ण लोड पर ताम्र हानि 6400 वाट है। कितनी है? 6400 वाट है। तो आधे लोड पर ताम्र हानि होगी। ये कह रहा भाई, यदि पूर्ण लोड पर ताम्र हानि 6400 वाट है तो आधे लोड पे ताम्र हानि हमारी क्या होगी? क्या होगा भाई? क्या हमारा लोड क्या कर दिया हमने? आधा कर दिया। क्या कर दिया है? लोड हमने क्या कर दिया है? आधा कर दिया है। तो लोड हमने क्या लिखा था भाई? ऊपर एक लाइन लिखी थी हमने, ताम्र हानि लोड के वर्ग के क्या होती है? समानुपाती होती है। तो पी सी यू बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 1/2 का स्केयर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/2 का स्केयर हो जाएगा। तो हमारी हानि कितनी है? 6400 है। पूर्ण लोड पर हमारी हानि कितनी है? 6400 है। बराबर में कितना हो जाएगा? 1/1 का स्केयर 1 होता है, 2 का स्केयर कितना हो गया? 4। तो ये हमारी हानि कितनी आ जाएगी? 1600। कितनी आ जाएगी? 1600 वाट। कितनी आ जाएगी? 1600 वाट आ जाएगी हमारी कौन सी? ताम्र हानि। यदि पूर्ण लोड पर ताम्र हानि 6400 वाट है तो आधे लोड पे हमारी ताम्र हानि क्या हो जाएगी? तो आधे लोड पे हमारी हानि क्या हो जाएगी? 1600 वाट हो जाएगी। और क्या भाई? यदि लोड 2 गुना कर दे, क्या कर दे? यदि लोड 2 गुना तो ताम्र हानि क्या हो जाएगी? ताम्र हानि 4 गुना हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ताम्र हानि क्या हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी, क्योंकि इसके क्या भाई? स्केयर के या वर्ग के समानुपाती। क्या भाई? वर्ग के समानुपाती है। तो ये थी हमारी भी ताम्र हानि क्या थी? यह अस्थिर हानि है। यह लोड के ऊपर निर्भर करती है। प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होती है? तांबे से निर्मित होती है, जिसके कारण यह हानि होती है। यह हानि लोड के साथ परिवर्तित होती है। ताम्र हानि लोड के वर्ग के समानुपाती होती है। तो पी सी यू बराबर क्या होता है? आई स्क्वायर एल। यदि पूर्ण लोड पर ताम्र हानि 6400 वाट है तो
आधे लोड पर ताम्र हानि कितनी होती है? पी सी बराबर क्या भाई 1/2। लोड हमने क्या कर दिया आधा, तो हमने लिखा भाई ताम्र हानि क्या करती लोड के वर्ग के क्या भाई समानुपाती है। तो क्या हो जाएगा 6400 बराबर में 1/2 का स्केयर करें तो कितना हो जाएगा 4। तो कितनी हानि आई है 1600 वाट। यदि लोड 2 गुना कर दिया जाए तो ताम्र हानि भी क्या हो जाएगी, ताम्र हानि क्या हो जाएगी 4 गुना हो जाएगी। क्या हो जाएगी 4 गुना हो जाएगी। अब आते भाई इन हानियों को ज्ञात करने के लिए हम किस किस चीज का प्रयोग करते हैं? क्या भाई इन हानियों को ज्ञात करने के लिए हम किस किस का प्रयोग करते हैं? परिणामित्र का परीक्षण। क्या भाई परिणामित्र का परीक्षण। तो परिणामित्र के परीक्षण में हम पहला पढ़ेंगे भाई, तो जो सबसे पहले हमारे पास है भाई, तो पहला हमारा है ओपन सर्किट। कौन सा है? ओपन सर्किट। कौन सा है? ओपन सर्किट, खुला परिपथ। तो इसका प्रयोग हम करते भाई लोहा हानि को ज्ञात करने के लिए ओपन सर्किट का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। यह परीक्षण है, यह परीक्षण है नो लोड पर किया जाता है। नो लोड पर किया जाता है। इसके द्वारा लोहा या स्थिर हानि ज्ञात की जाती है। ज्ञात की जाती है। क्या की जाती है भाई? स्थिर हानि ज्ञात की जाती है। इसमें पूर्ण लोड धारा का 2 से 5% तक दिया जाता है। जो हमारा फुल लोड करंट होता है उसका क्या किया जाता है? केवल 2 से 5% तक ही दिया जाता है। क्या दिया जाता है? दिया जाता है। दिया जाता है। यह है रेटेड वोल्टेज निर्धारण विभव व रेटेड फ्रीक्वेंसी निर्धारण आवृत्ति पर किया जाता है। इसमें द्वितीयक वाइंडिंग को खुला छोड़ा जाता है। खुला छोड़ा क्या भाई? इसमें द्वितीयक वाइंडिंग को क्या किया जाता है? खुला छोड़ा जाता है। इसमें निम्न शक्ति गुणांक, इसमें क्या भाई? निम्न शक्ति गुणांक का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? इसमें निम्न शक्ति गुणांक का प्रयोग किया जाता है। तो ये थी हमारी क्या भाई ओपन सर्किट किस लिए किया जाता है भाई? या परीक्षण नो लोड पर
किया जाता है। इसके द्वारा लोहा या स्थिर हानि ज्ञात की जाती है। इसमें पूर्ण लोड धारा का 2 से 5% तक दिया जाता है। यह रेटेड वोल्टेज व रेटेड आवृत्ति के ऊपर किया जाता है। क्या क्या रेटेड वोल्टेज या रेटेड आवृत्ति के ऊपर किया जाता है। इसमें द्वितीयक वाइंडिंग को क्या किया जाता है, खुला छोड़ा जाता है और इसमें निम्न शक्ति गुणांक का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ हम क्या बना रहे हैं भाई, ट्रांसफॉर्मर बना रहे हैं, उसकी प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग। तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं भाई, ये हमारा क्या है, वाट मीटर है। क्या ये हमारा वाट मीटर है। यहाँ पे हमारा ये लगा हुआ है वोल्ट मीटर और यहाँ पे लगा हुआ हमारा क्या, एमीटर। ये हमारा क्या भाई, वाट मीटर का चित्र, जिसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं भाई, ओपन सर्किट में हम क्या करते हैं, ये हमारी क्या है, ये हमारी है प्राइमरी वाइंडिंग और ये हमारी क्या भाई, सेकेंडरी वाइंडिंग। तो इसमें क्या होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग को क्या रखा जाता है, ओपन है। ये हमारा वाट मीटर है और ये क्या भाई, निम्न मान का, किसका है, निम्न मान। ये हमारा क्या है, एमीटर है और ये हमारा क्या है, वोल्ट मीटर है। क्या ये हमारा वोल्ट मीटर है। ये हमारी एलवी साइड है और ये हमारी कौन सी है, एचवी साइड है। एलवी का मतलब है लो वोल्टेज और एचवी का मतलब क्या भाई, हाई वोल्टेज। तो ये हमारा कौन सा था भाई, ओपन सर्किट टेस्ट था ट्रांसफॉर्मर का, जिसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं, इसका प्रयोग हम करते हैं, किस लिए करते हैं इसका प्रयोग, तो इसका प्रयोग करते हैं भाई हम ओपन सर्किट का परीक्षण नो लोड पर किया जाता है। इसके द्वारा लोहा या अस्थिर हानि ज्ञात की जाती है। यह रेटेड वोल्टेज व रेटेड विभव के ऊपर किया जाता है। इसमें द्वितीयक वाइंडिंग को क्या भाई, खुला छोड़ा जाता है। निम्न शक्ति गुणांक का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा क्या भाई, ओपन सर्किट टेस्ट है। कौन सा है, ओपन सर्किट टेस्ट। अब अगला हमारा भाई शॉर्ट सर्किट परीक्षण। दूसरा हमारा कौन सा है, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट परीक्षण। कौन सा है, शॉर्ट सर्किट परीक्षण। इसका प्रयोग अस्थिर हानि को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है इसका प्रयोग, तो इसके अंदर लिखना भैया, अस्थिर हानि को ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह परीक्षण फुल लोड के ऊपर किया जाता है। तो उसमें हमने क्या लिखा था भाई, यह है अस्थिर हानि, अस्थिर हानि ज्ञात करने के लिए क्या आता है। अस्थिर हानि ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अस्थिर हानि हमारी कौन सी होती है, जैसे तांबा हानि, जैसे तांबा, तांबा हानि। यह परीक्षण है, यह परीक्षण फुल लोड पर किया जाता है। फुल लोड पर किया जाता है। वो हमने क्या किया था भाई, नो लोड पे किया था। यह परीक्षण फुल लोड पर किया जाता है। यह रेटेड
रेटेड करंट निर्धारण धारा पर किया जाता है। तो हमने क्या किया था भाई, रेटेड वोल्टेज और रेटेड आवृत्ति पर किया जाता है। और ये हमारा किस पे किया जाता है, ये हमारा किस पे किया जाता है भाई, रेटेड करंट के ऊपर किया जाता है। किस पे किया जाता है, रेटेड करंट के ऊपर। उसमें हमने निम्न शक्ति गुणांक का प्रयोग किया था, यहां पर उच्च शक्ति गुणांक का प्रयोग किया जाता है। इसमें उच्च शक्ति गुणांक का प्रयोग, इसमें क्या किया जाता है, उच्च शक्ति गुणांक का प्रयोग किया जाता है। उसमें हमने चित्र बनाया था, तो यहां भी हम बना लेते हैं भाई इसका। ये हमारी क्या भाई, ये हमारी क्या भाई एलवी साइड है लो वोल्टेज, और ये हमारी क्या भाई एचवी हाई वोल्टेज साइड है ट्रांसफार्मर की दो, क्या भाई हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज साइड है। ये हमारी क्या भाई, ये हमारी है फुल लोड पे किया जाता है, ये हमारी क्या भाई एचवी है, और ये हमारी क्या भाई एलवी है। ये हमारा क्या लगा भाई वाट मीटर लगा, ये हमारा क्या है वोल्ट मीटर है, और यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है, ये हमारा एम मीटर है। क्या ये हमारा एम मीटर है, और जो ये क्या भाई उच्च मान का शक्ति गुणांक, क्या भाई गुणांक उच्च मान का शक्ति गुणांक, ये हमारा क्या भाई एम मीटर है। ये हमारा क्या है एम मीटर, और ये हमारा क्या है वोल्ट मीटर है। क्या ये हमारा क्या भाई वोल्ट मीटर है। और हमने कहा भाई इसकी जो किया जाता है, ये फुल लोड पे किया जाता है, तो इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग को क्या भाई ओपन नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि क्या होता भाई, ये था हमारा भाई शॉर्ट सर्किट परीक्षण है, जिसका प्रयोग हम तांबर हानि को ज्ञात करने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, तांबर हानि या अस्थिर हानि को ज्ञात करने के लिए यह परीक्षण है फुल लोड पर किया जाता है। फुल लोड पे किया जाता है, तो इसकी भी जो सेकेंडरी वाइंडिंग उसको खुला नहीं छोड़ा जाता, शॉर्ट सर्किट किया जाता है। यह परीक्षण फुल लोड पर किया जाता है, यह रेटेड करंट या निर्धारण धारा पर किया जाता है। इसमें उच्च शक्ति गुणांक का प्रयोग होता है। ये हमारा था भाई कौन सा शॉर्ट सर्किट परीक्षण। तो ये थे हमारे ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट पूछा जाता है भाई। ओपन किसके लिए किया जाता है, तो लोहा ज्ञात करने के लिए ओपन सर्किट का प्रयोग किया जाता है, और तांबरा ज्ञात करने के लिए शॉर्ट सर्किट परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। अब हमारा एक और रह गया भाई संपनर परीक्षण। तो तीसरा नंबर पे जो हमारा है वो है भाई संपनर परीक्षण। ये पेपर में काफी क्वेश्चन पूछा जाता है भाई संपनर परीक्षण में क्या शामिल होता है। तो इसमें दो ट्रांसफार्मरों का प्रयोग किया जाता है बैक टू बैक। क्या होता है भाई, इसमें बैक टू बैक दो ट्रांसफार्मरों का प्रयोग किया जाता है। तो इसके अंदर हम लिखेंगे भाई इसमें बैक टू बैक दो ट्रांसफार्मरों का प्रयोग किया जाता है। इसमें दो समान प्रकार के परिणामित्रों का प्रयोग किया जाता है। इसमें दो समान परिणामित्रों का प्रयोग किया जाता है। दो समान परिणामित्रों का प्रयोग, और क्या इसमें इसे बैक टू बैक परीक्षण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बैक टू बैक परीक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, बैक टू बैक परीक्षण कहते हैं। इसका प्रयोग क्या होता है, इसका प्रयोग हम करते हैं दक्षता वोल्टेज रेगुलेशन तापमान परीक्षण के लिए क्या आता है। प्रयोग किस लिए क्या था भाई, तापमान वोल्टेज रेगुलेशन
वोल्टेज रेगुलेशन और दक्षता के लिए, दक्षता के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? दक्षता के लिए करते हैं। ये हमारा कौन सा भाई? संपन्नर परीक्षण है। तो इसमें क्या होता है भाई? दो समान प्रकार के परिणामित्रों का प्रयोग किया जाता है। क्या कहता है भाई? दो समान परिणामित्रों का प्रयोग क्या होता है? इसमें बैक टू बैक परीक्षण भी कहते हैं। प्रयोग तापमान, वोल्टेज रेगुलेशन और दक्षता के लिए किया जाता है। और क्या होता है? और पूछा जाता भाई दोनों परिणामित्रों की प्राइमरी वाइंडिंग समानांतर में तथा सेकेंडरी वाइंडिंग सीरीज में जुड़ी होती है। ये था भाई हमारा संपन्नर परीक्षण है। तो संपन्नर परीक्षण में हमारा क्या होता है भाई? इसमें दो समान परिणामित्रों का प्रयोग किया जाता है। इसे बैक टू बैक परीक्षण भी कहते हैं। प्रयोग क्या होता है? तापमान मापने के लिए, वोल्टेज रेगुलेशन के लिए और दक्षता के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें दो वाइंडिंग होती है, तो दो ट्रांसफॉर्मरों की जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो समांतर क्रम के अंदर जुड़ी होती है और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो सीरीज के अंदर जुड़ी होती है। ये था भाई हमारा ट्रांसफॉर्मर की क्लास नंबर 2। तो काफी बड़ा चैप्टर है और काफी अच्छा चैप्टर है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर से पूछे जाते हैं। तो आपने क्या करना भाई? ध्यान से सारी क्लासें लेनी। इसके बाद हमारी क्या आएगी? इसकी एमसीक्यू क्लास भी आएगी ट्रांसफॉर्मर की। पहले हम थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे? इसका एमसीक्यू करेंगे। क्लास आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। धन्यवाद।